हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ हिस्ट्री टॉप 50 प्रश्न और इसमें आपको सारे हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। इसके पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 100 कराया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। चलिए आज के हिस्ट्री टॉप 50 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी दादा भाई नौरोजी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जान लेते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक, इनके राजनीतिक गुरु थे कौन? दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें बाल गंगाधर के, पूछ लिया जाएगा कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये तो इनके राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु भी पूछ लिया जाता है तो गणेश वासुदेव जोशी। कौन? तो गणेश वासुदेव जोशी जो थे इनके क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। उसी तरह कुछ और गुरु को भी ध्यान में रख सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तब कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। उसी तरह अगर पूछ दे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हो जाएंगे, तो वो कौन थे? इनके गुरु थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। और ये सब हम आपको डिटेल में बहुत बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक झलक आप लोग को रिकॉल कर दिए। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो इस प्रश्न को करिएगा स्टार मार्क, चूँकि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, आनंद मठ से या अशोक स्तंभ से? स्तंभ सही नहीं लिखा हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सत्यमेव जयते, तो ये लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक, और ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी हो जाता है। किसका? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य हो जाता है कौन? सत्यमेव जयते। वही आनंद मठ की अगर बात कर ले तो आनंद मठ के रचयिता पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, जो कि कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी कुछ रिकॉल करवा दे रहे हैं। वहीं बात करें कि आनंद मठ में किसका वर्णन है, तो आनंद मठ में आपको मिल जाएगा सन्यासी विद्रोह का वर्णन। किसका? सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में ही मिलेगा। और अशोक स्तंभ की अगर बात कर ले, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो हमसे वेद शब्द का अर्थ पूछा गया, संसार, आकाश, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और आपको वैदिक युग में हम चारों वेद आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं टॉपिक वाइज सेशन में, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखा कीजिए। वेद कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? तो ऋग्वेद, सामवेद, और कौन हो जाएगा? अथर्ववेद, और एक कौन होता है? यजुर्वेद। यही चारों वेद होते हैं और चारों के बारे में आपसे डिटेल भी हम पढ़ा चुके हैं, और इसका अर्थ होता है ज्ञान। आइए प्रश्न नंबर 4 पे। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? यही आपसे पूछा गया है। तो ये किसने आरंभ किया था? ये किया था आपका अकबर ने। तो अकबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो
देखते हैं कहाँ, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब होता क्या था इसमें कि समस्त मनसबदारों की नियुक्ति जो होती थी बादशाह द्वारा होती थी। मनसबदार किस व्यक्ति को कहता था? जिसका मनसब निर्धारित किया गया होता था। मतलब समझिए ये मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता था पद या रैंक, और ये क्या करता था, सभी सैन्य और असैन्य अधिकारियों का अलग अलग हुआ करता था, और ये मनसबदारी प्रणाली चली थी जिसके अधिकारियों का वेतन भत्ता निर्धारित होता था, और ये अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। अब आइए प्रश्न नंबर अगला है जो कि है 5 नंबर। क्या है 5 नंबर में? किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? ये आपसे पूछा लिया गया है। तो ये भी किसने समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो अकबर ही था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, बाद में जाकर क्या किया, जैसे अकबर ही क्या किया था, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया था। ये भी ध्यान में एक चीज़ रख लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पे। किसके शासन काल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जिसके काल में हुआ था वो था शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए। ये किस वंश का संस्थापक था? तो सूरी वंश का संस्थापक था। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसने करवाया था? तो इसी ने करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका मकबरा कहाँ है? तो मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अब बढ़ जाते हैं आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर। चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? ये आपसे पूछा गया है। तो किसके स्तर पर पहुंची थी? ये पहुंचा था कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय में। तो चित्रकारी है जो अपना क्या हुआ था, कहाँ गया? चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान पहुंचा था? तो ये हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चूँकि मुगल चित्रकला की लघु फारसी शैली से बहुत प्रभावित था और जहांगीर के कला के प्रति झुकाव के कारण ही ये अपना उच्चतम स्तर पर जाके पहुंचा था। अब आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर। हेरोडोटस को माना जाता है, ये प्रश्न तो सभी को पता होगा। तो हेरोडोटस का क्या माना जाता है? इतिहास का जनक, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं हेरोडोटस का एक बुक याद रखिएगा जो पूछ लिया जाता है, कौन सा बुक? तो हिस्टोरिका बुक। किसने लिखी थी? तो हेरोडोटस ने। अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? बढ़िए 9 नंबर प्रश्न की ओर। चूँकि टॉप 50 प्रश्न हमें करने हैं तो बारी बारी से सबको लेके चलना है। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो ये व्यक्ति कौन था? मौर्य राजा अशोक, जिसको देव नाम प्रियदर्शी के नाम की क्या थी? उपाधि प्राप्त थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आपको अशोक से संबंधित तो हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं डिटेल में कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं, लेकिन अभी आज आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर से। ऐसे अशोक का अधिकांश शिलालेख है जो किस भाषा में लिखा गया है, ये पूछा जाता है शिलालेख से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा कि अधिकांश है जो प्राकृत भाषा और किस भाषा में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, और चलिए अब आ जाते हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि क्या है? फिर से आ गया अशोक से संबंधित प्रश्न ही है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये आपसे पूछा गया। तो कलिंग युद्ध हो गया था आपको 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हो गया था कलिंग
युद्ध। इसी युद्ध में हुआ नरसंहार जो हुआ था, तो अशोक जो था क्या हो गया था, द्रवित हो गया था और इसने क्या किया था, अपनी भौतिक जो नीतियाँ थी उसको त्याग कर दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 11 नंबर प्रश्न। मौर्य काल के शिक्षा के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सोनशिला, तक्षशिला, कोशिला। आपको अच्छे से पता है इस प्रश्न का आंसर तक्षशिला। अब आइए 12 नंबर प्रश्न पे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कौटिल्य? तो पता है अर्थशास्त्र का रचना कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य का और भी नाम क्या ध्यान रख सकते हैं? विष्णुगुप्त, चाणक्य, सब इन्हीं को नाम से कौटिल्य का ही अन्य नाम है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब आइए 13 नंबर प्रश्न पे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी किया कीजिए। आइए 13 नंबर प्रश्न पे। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो यानी कि सब यही सीधा सीधे इसी प्रश्न को घुमा के पूछ लेगा कि पहली बार अशोक के शिलालेखों की लिपि किसने पढ़ी थी? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए तीनों ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप है, लेकिन हमको ईस्वी भी पता होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को, और ये अर्थ स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 14 नंबर प्रश्न। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर क्या था, शासन किया था? तो वो कौन सा हो जाएगा? मौर्य के बाद कौन आया था? शुंग आया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए शुंग। इसका तो ट्रिक भी बताए हैं, हसीन माशुका 7। अब आइए 15 नंबर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कनिष्क? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। 16 नंबर पे आ जाते हैं। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो ये आपको पता है 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच में बट गया था। अब आप लोग को बताना है कि नरम दल में कौन कौन सदस्य थे, नाम उनका, और गरम दल में, चूँकि हम आपको डिटेल में बहुत बार बता चुके हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 18 पे। बताइए 16 के बाद 18, कोई बात नहीं, नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना, नंबर टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या 50 है तो सबको देखना है। 18 नंबर प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निर्सत्ता का क्या हुए थे, शिकार हुए? आपको पता है कि इनकी मृत्यु भी हो गई थी पुलिस के डंडे से ही, इसी का बोला गया शिकार हुए थे। और ये किस चीज़ को लेके हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध ये प्रदर्शन कर रहे थे, उसी के विरुद्ध। क्यों विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए काफ़ी उसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को एक तो महात्मा गांधी हो गए और एक हुआ था BR अम्बेडकर जी के बीच, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा 20वां प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये प्रश्न तो आप लोग को ज़रूर पता होगा। तो ये हुआ था क्या पूछा गया? हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यही पूछ रहा है प्रश्न। तो ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था।
और 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था इसके क्या कहता है, पूछ लिया जाता है। मुस्लिम लीग का गठन जो कि 1906 में हुआ था, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ये सब का नेतृत्व में हुआ था। कहाँ, ढाका। तो ये सब क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना भी 1913 में मुस्लिम लीग में क्या हुए थे, शामिल हो गए थे। और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। और ये सब सारा पॉइंट पूछता है। चूँकि ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखवाया नहीं जा रहा है। अभी आप लोग बस जितना हो सके टॉप 50 टॉप 100 प्रश्नों को सॉल्व किया कीजिए। सेशन रेगुलर हो रहा है तो अटेंड करते रहिए क्लास को। आइए प्रश्न नंबर 21। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? ये तो अभी आपको बताएं। क्योंकि सारा सदस्य क्या था, अंग्रेज था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वहीं साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, ये आपको बताना है। आप लोग भी कुछ करिए, आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हैं, सिर्फ सेशन देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ना ही आप लोग कोई कमेंट करते। बताइए हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग का बस सपोर्ट ही तो चाहिए। बाकी तो जितना भी अच्छा कंटेंट है हम आप लोग को देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए 23 नंबर प्रश्न पे। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये तो काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न ये भी है। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। आइए 23 नंबर प्रश्न। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के, यानी कि शाक्य कुल से संबंधित थे। और बुद्ध से बात आ गई है तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ। ये सब जो भी प्रश्न आ रहा है ना, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो जो रेगुलर सेशन देखते होंगे वो आसानी से सारे आंसर करेंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 24 पर। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 25 की बात कर ले। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो जो बौद्ध साहित्य था वो था पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर की बात कर ले तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो ये अपनाया था कौन, हो जाएगा चंद्रगुप्त। जबकि तृतीय द्वितीय सब दिया हुआ, लेकिन सिर्फ होगा चंद्रगुप्त। 27 पर आ जाते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? यही आपसे पूछा गया। नदी का नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन क्या कहता, किसकी सेना ने न पूछा है, तो किसका सेना था, पोरस का सेना। ऑप्शन नंबर बी। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन में से एक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 28 नंबर पे आ जाते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। आइए 29 नंबर प्रश्न पे। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो कौन सा प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था, अगर ये पूछ ले तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था वो क्या 1914 को डेट पूछा जाता है। 28 जून 1914 को क्या हो गया था, शुरुआत हो गया था। और यह घटना कहाँ हुई थी, तो सेरोजेवो में हुई थी। कहाँ, तो सेरोजेवो में। और समाप्त कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था, 11 नवंबर 1918। और समाप्त हुआ वर्सेल्स की संधि, या फिर इसको वर्साई की संधि भी कहा जाता है। तो ये भी क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। वही प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन देश शामिल थे, तो किससे था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, ये सब था। किस मतलब प्रथम विश्व युद्ध में क्या था, शामिल था। अब आइए 30 नंबर प्रश्न पे। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? ये हुआ था 319 से 320 ईस्वी के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 31 नंबर की बात कर लें
बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। ये सब नाम को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। 32 पे आते हैं, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी। चित्तौड़गढ़ भी ध्यान रखना है, विजय स्तंभ भी ध्यान, जो अंडरलाइन करे वो और इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो आपको फुल डिस्कशन करवाया जाता है ऑप्शन का, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको मिस मत किया कीजिए। और इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर आप लोग किया कीजिए। और प्लेलिस्ट हर विषय का बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 33 नंबर पे आते हैं, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ये निकाला गया था गोलकुंडा से। ऑप्शन नंबर बी। 34 की बात कर लें तो 34 नंबर पे लगातार देखिए बोलते रहते हैं, तो आप लोग क्या करिए, कम से कम सुन के लिख के याद तो करिए। मेरा तो काम है आप लोग को बोलना पढ़ाना, आप लोग का काम है पढ़ना, वो भी मन से। तो पढ़ाई आप लोग मन से कीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली लड़ाई हुई थी कब? 1526 में, ठीक। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो 1526 क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं 35 नंबर प्रश्न पर। बाबर ने तजुके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो ये अब आपको पता है 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तुर्की भाषा में। कौन सा? तजुके बाबरी, ये नाम ध्यान में रखना है, तुर्की में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले 36 की, तो ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था 1849 में। है तो टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन, लेकिन जहां स्टार मार्क कर दे समझिए वो इसमें से भी एक है। 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस टाइम शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। इसी में देखिए कितना, एक ही प्रश्न में कितने सारे क्वेश्चन छिपे। ईस्वी छुपा हुआ है, कब? तो 1761 में। पानीपत की कौन सी लड़ाई? तो तीसरी लड़ाई। किसने मराठों को हराया? तो अहमद शाह अब्दाली ने। किसको हराया? तो मराठों का हराया। बताइए। और फिर उस टाइम का दिल्ली का शासक। हम सोचते हैं आप लोग को जितना बढ़िया से हो सके डिटेल दे सके। 38 नंबर आइए, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? तो जहाज का नाम ध्यान रखिए, रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? हरि सेन ने। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के 40वें प्रश्न की ओर। ब्रह्ममिहिर थे, कौन थे? यही आपसे पूछा गया है। एक प्राचीन खगोलविद थे, एक प्राचीन लेखक थे, एक प्राचीन संगीतकार थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक प्राचीन खगोलविद थे। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान देख रखना है, एक प्राचीन खगोलविद। तो 40 प्रश्न हुए समाप्त। अभी हमारे 10 प्रश्न और बच रहे हैं, देख लेते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ऑप्शन देखिए, राजेंद्र चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल, या फिर राजेंद्र चोल तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन कितना क्लोज है, तो ध्यान रहेगा तब ना कि द्वितीय था, प्रथम था, कौन था। तो ये गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राज था राजेंद्र चोल, ठीक। आते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है शिव भगवान को। ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात कर ले, चोल वंश भारत के किस भाग में
अधिकतर शासन करते थे? तो ये करते थे दक्षिण में। देखिए चोल वंश से आपको कितने सारे प्रश्न एक ही जगह क्रम से मिल गए। 44 नंबर पे आइए, फिर से आ गया है। क्या है? किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज, राजराज द्वितीय, राजराज तृतीय। ऑप्शन को ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, मिस्टेक हो सकता है। तो ये था राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। 45 की बात कर ले, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये कहाँ थी? उरैयो। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और आपको पहले भी बता चुके मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 100 करवाया जा चुका है, तो उस सेशन को मिस मत कीजिएगा, जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 46 नंबर की बात कर ले, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। 47 की बात करें, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था? तो ये जो हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम, सी है नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ भी द्वितीय तृतीय दिया हुआ है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पहले क्लास आप लोग पूरा देख लीजिए, उसके बाद PDF में आंसर करके देखिए कितना आपका सही होता है। 48 नंबर पे आइए, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। 49 की बात करें, विक्रमांक देवचरित्र के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन, बिल्हन, राजराज कौन थे? यही पूछा गया, तो ये थे बिल्हन। आ जाइए आज के अंतिम प्रश्न 50वें नंबर की ओर। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तो आज के हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्न हुए समाप्त। कैसा लगा आपको सेशन देख के बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का टॉप कलेक्शन प्रश्नों को लेकर। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।